हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो आज हम राजस्थान की झीलों पर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं और उन सभी पर आज की हमारी क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, किसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि जो झीलों का अध्ययन है ना उसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो झीलों का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि जो झीलें होती हैं ना तो झीलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो झीलें होती है ना तो झीलों को जो अध्ययन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं ना, यानी राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं वह हमारी कहाँ पर है, वह हमारी उदयपुर के अंदर है। यानी राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं ना वह उदयपुर के अंदर स्थित है। यानी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो झीलों का जो बहुमत है ना, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं ना वह हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं, तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना वह हमारी उदयपुर के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा झीलें वह हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद अगर हम भारत के अंदर अगर हम सर्वाधिक झीलों पर चर्चा करें, यानी हमारे पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा झीलें है वह कहाँ पर स्थित है, तो पूरे भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना वह हमारी श्रीनगर के अंदर है। यानी भारत के संदर्भ के अंदर बात करें ना तो भारत के संदर्भ के अंदर जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना वह हमारी श्रीनगर के अंदर स्थित है। यानी राजस्थान के अंदर तो सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर के अंदर है। अगर हम भारत पर चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना वह हमारी श्रीनगर के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर है, तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना वह हमारी श्रीनगर के अंदर स्थित है। अगर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, विश्व में जो सर्वाधिक झीलें हैं वह कहाँ पर है, तो विश्व के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं ना वह फिनलैंड के अंदर स्थित है। यानी विश्व है जो पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो वर्ल्ड लेवल के अंदर जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वह कहाँ पर है, तो जो सर्वाधिक झीलें हैं ना वह हमारी फिनलैंड के अंदर स्थित है। यानी अगर पूरे विश्व के संदर्भ में बात की जाए ना तो पूरे विश्व में के अंदर जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना वह फिनलैंड के अंदर स्थित है। यानी फिनलैंड के अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है। तो जो हमारी झीलें हैं तो झीलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि झीलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं, यानी लिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप उसका क्या आंसर दोगे, तो हम उसका आंसर देंगे कि जो झीलों का अध्ययन है ना, यानी झीलों का अध्ययन करना ही लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों के अध्ययन को ही लिम्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर, यानी जहाँ हम रहते हैं, हमारा राज्य कौन सा है, हम सभी राजस्थान के निवासी हैं। तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं ना वह हमारी उदयपुर के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झीलें कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं वह हमारी उदयपुर के अंदर है। तो आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अधिक झीलों वाला जिला राजस्थान का कौन सा है, या फिर राजस्थान का सबसे अधिक झीलों वाला ज़िला कौन सा है।
तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। यानी उदयपुर के अंदर राजस्थान की सबसे ज़्यादा झीलें मिलती है। यानी राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना, वह हमारी उदयपुर के अंदर ही स्थित है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे है जो भारत के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं ना, वह हमारी श्रीनगर के अंदर है। यानी अगर हम इंडिया लेवल पर बात करें ना, तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक झीलें हैं ना, वह हमारी श्रीनगर के अंदर है। तो भारत के संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं वह कहाँ है? तो भारत के संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं ना, वह हमारी श्रीनगर के अंदर है। यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा झीलें हमारी श्रीनगर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हमारी श्रीनगर के अंदर स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा कि राज्य के अंदर 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है। यानी हमारे जो राज्य है राजस्थान, वहाँ पर हमको 2 प्रकार की झीलें देखने को मिल जाती हैं। तो वे 2 प्रकार की झीलें कौन कौन सी है, तो उनका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो राज्य के अंदर जो 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं ना, उसके अंदर जो सबसे पहला प्रकार है ना, वह तो हो जाता है खारे पानी की झीलें। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा हो गया? तो जो सबसे पहला हमारा प्रकार है ना, वह हमारा है खारे पानी की झीलें। कौन सा हो गया? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है वह हमारा है मीठे पानी की झीलें। तो दूसरे नंबर पर कौन सी झीलें आती हैं? तो दूसरे नंबर पर जो झीलें आती है ना, वह मीठे पानी की झीलें आती हैं। यानी 2 नंबर के अंदर राजस्थान की जो झीलें हैं वह होगी मीठे पानी की झीलें। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब हम राजस्थान के अंदर में पाई जाने वाली खारे पानी की जो झीलें हैं ना, आज की क्लास हम उन पर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। तो सबसे पहले जो हमारी झीलें आती है ना, तो सबसे पहले जो आज हम सांबर झील पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले हम कौन सी झील पर चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले हम सांबर झील पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि खारे पानी की ही झील है। तो खारे पानी की झील कौन सी है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं? तो वह हमारी सांबर झील है। तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि आपको कम समय के अंदर सबसे अच्छी और दी बेस्ट तैयारी कराऊँ, यही मेरा एक उद्देश्य है। तो जो हमारी सांबर झील है, तो सबसे पहला तुम्हारा यही क्वेश्चन हो जाएगा कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है। तो सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जो हमारी सांबर झील है ना, वह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तो जो हमारी सांबर झील है वह कहाँ पर है? तो सांबर झील हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तो सांबर झील कहाँ है? तो सांबर झील, तो जो हमारी सांबर झील है तो वह हमारी कहाँ है? तो हमारी सांबर झील है, यह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। यानी सांबर झील कहाँ पर है? तो सांबर झील हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। फिर क्या है? फिर अगर हम जो सांबर झील है ना, उसके अगर हम निर्माण पर चर्चा करें कि सांबर झील का जो निर्माण है कब हुआ, किसके द्वारा कराया गया, सांबर झील की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके अंदर नमक का उत्पादन कितना है, प्रकृति में उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कितने डिग्री अक्षांश पर है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, इन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारी सांबर झील है ना, तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, यानी सांबर झील का जो निर्माण है ना, वह वासुदेव चौहान के जो बिजोलिया शिलालेख है ना, उसके अनुसार जो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। यानी वासुदेव चौहान ने किसका निर्माण करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। यानी सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सांबर झील का जो निर्माण है ना, वह वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। यह किससे पता चलता है हमें? तो यह हमें जो हमारा बिजोलिया शिलालेख है ना, उससे पता चलता है। यह हमें किससे पता चलता है कि जो हमारी सांबर झील है उसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। तो यह हमें बिजोलिया जो हमारा बिजोलिया शिलालेख है ना, उसके अनुसार
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमको यह पता चलता है कि जो हमारी सांभर झील है ना, तो सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो सांभर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। अगर हम इसकी चौड़ाई पर बात करें, यानी कि जो हमारी सांभर झील है, तो सांभर झील की चौड़ाई कितनी है? तो जो हमारी सांभर झील है ना, तो सांभर झील की चौड़ाई 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक है। यानी जो हमारी सांभर झील है, क्या है हमारी जो हमारी सांभर झील है, तो सांभर झील की जो चौड़ाई है ना, वह 3 से लेकर 12 किलोमीटर है। तो सांभर झील की चौड़ाई कितनी है? तो सांभर झील की चौड़ाई हमारी 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक है। यानी कहीं पर तो इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है, तो कहीं पर इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर है, तो कहीं पर इससे भी कम है। यानी यहाँ 3 से 12 के मध्य इसकी है जो चौड़ाई है। उसके बाद अगर हम सांभर झील की लंबाई पर बात करें, तो सांभर झील की जो लंबाई है ना, वह हमारी 32 किलोमीटर है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सांभर झील की कुल लंबाई कितनी है। यानी सांभर झील की जो कुल लंबाई है ना, वह 32 किलोमीटर है। यानी सांभर झील की लंबाई 32 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सांभर झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो सांभर झील की चौड़ाई तो हमारी 3 से 12 किलोमीटर तक है, और जो इसकी लंबाई है ना, तो इसकी लंबाई हमारी 32 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो जो इसकी लंबाई है ना सांभर झील की, वह हमारी 32 किलोमीटर है। फिर है भारत का 8.9% नमक का उत्पादन सांभर झील से ही होता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो हमारी सांभर झील है, तो सांभर झील से भारत का कितना प्रतिशत नमक का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.9%। यानी 8.9% नमक का उत्पादन सांभर झील के द्वारा ही किया जाता है। यानी पूरे भारत की अगर हम नमक की बात करें ना, तो पूरे भारत का जो नमक है ना, उसमें से 8.9% जो नमक का उत्पादन है ना, उसके अंदर हमारी सांभर झील का स्थान आता है। यानी सांभर झील पूरे भारत का 8.9% नमक का उत्पादन करती है। कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन करती है? तो यह 8.9% नमक का उत्पादन अकेली सांभर झील के द्वारा होता है, जो कि हमारी राजस्थान के अंदर है, और जो जिसका निर्माण है ना, इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। और यह हमें बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? तो यह हमको बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है, जिसके चौड़ाई 3 से लेकर 12 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है, और भारत में नमक उत्पादन में इसका 8.9% उत्पादन है। फिर हम इस आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा इसके जो प्राकृतिक रूप है ना, यानी इसको जो प्राकृतिक रूप से विस्तार, यानी जो हमारी सांभर झील है ना, अगर उसका प्राकृतिक रूप से विस्तार पर चर्चा करें कि यह कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी सांभर झील है ना, वह हमारी कहाँ कहाँ पर होगी? ये तो हो गया हमारा डीडवाना कुचामन। क्या हो गया? डीडवाना कुचामन। यानी सबसे पहला जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, वह तो है डीडवाना कुचामन। उसके बाद अगला है हमारा अजमेर। अगला हमारा क्या हो गया? अगला हमारा हो गया अजमेर। उसके बाद हमारा हो गया जयपुर ग्रामीण। क्या हो गया? जयपुर ग्रामीण हो गया। उसके बाद हो गया इसमें क्या हो गया? इसमें आ गया रूपनगढ़। इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर यानी जो हमारी सांभर झील है, तो सांभर झील का जो प्राकृतिक से रूप से क्या विस्तार है, यह कहाँ कहाँ पर है? तो जो हमारी सांभर झील है ना, तो यह हमारी एक तो हमारी यह है डीडवाना कुचामन के अंदर। कहाँ है? डीडवाना कुचामन के अंदर हमारी सांभर झील है। यानी जो हमारी सांभर झील है, तो सांभर झील का जो प्राकृतिक रूप से जो विस्तार है वो कौन कौन सा है? तो सांभर झील का जो प्राकृतिक रूप से जो विस्तार है ना, यह डीडवाना कुचामन, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर
रूपनगढ़ नदी भी है, मेंथा भी है, खारी भी है और खंडेला नदियां है ना वह इसके अंदर आकर गिरती है। यानी जो हमारी सांबर नदी है, तो सांबर नदी कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो सांबर नदी हमारी डीडवाना कुचामन के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर और साथ ही साथ इसी के अंदर रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, खारी नदी और खंडेला नदियां है ना वे सभी की सभी यहीं पर आकर गिरती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो सांबर नदी है, तो सांबर नदी का जो विस्तार है वह कहाँ कहाँ पर है? तो जो हमारी सांबर नदी है ना, तो सांबर नदी का जो विस्तार है ना वह हमारा कहाँ कहाँ पर है? वह हमारा है डीडवाना कुचामन। कहाँ कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन, अजमेर, जयपुर ग्रामीण और इसी के अंदर हमारी रूपनगढ़, मेंथा, खारी तथा खंडेला की जो नदियां हैं ना वह आकर इसके अंदर गिरती है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? इस नदी की स्थिति, यानी जो हमारी सांबर नदी है ना, अगर हम सांबर नदी की स्थिति की बात करें तो यह 27 डिग्री व 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों व 74 डिग्री और 75 डिग्री पूर्वीय देशांतरों के मध्य है। यानी जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील की जो स्थिति है ना वह क्या है? वह 27 डिग्री व 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी जो सांबर हमारी झील है ना, अगर उसका प्राकृतिक रूप से विस्तार पर चर्चा करें तो यह हमारी डीडवाना कुचामन, अजमेर, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। और इसके अंदर जो नदियाँ आकर कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? तो इसके अंदर हमारी रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला जो नदियाँ हैं ना वह इसके अंदर आकर गिरती है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? आगे यह है कि जो इस झील की स्थिति है ना, यानी जो हमारी सांबर झील है, अगर हम इसकी स्थिति पर बात करें तो यह जो है यह 27 डिग्री और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यह एक हमको याद रखने के पॉइंट है, यानी हमको इनको अच्छी तरह और कंठस्थ याद करना होगा। सांबर झील परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्या है? यह जयपुर फुलेरा राजमार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलेरा तहसील में स्थित है। यानी जो हमारी सांबर नदी है, तो जी सांबर नदी है ना, यह जयपुर फुलेरा राजमार्ग पर, यानी जो सांबर नदी है, तो सांबर नदी क्या हो गया? तो सांबर नदी यह क्या है? यह हमारा जयपुर और जो फुलेरा क्या हो गया? तो जयपुर फुलेरा जो राजमार्ग है ना, तो जयपुर फुलेरा राजमार्ग पर जयपुर से कहाँ से? जयपुर से 65 किलोमीटर दूर। तो जयपुर से क्या हो गया? 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलेरा तहसील के अंदर स्थित है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या है कि यह जो है ना, यह जो जयपुर फुलेरा जो राजमार्ग है ना, तो जयपुर फुलेरा राजमार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलेरा तहसील के अंदर जो स्थित है, यानी यह हमारी सांबर नदी है। फिर क्या है? जो हमारी सांबर नदी है ना, जो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ना वह लगभग 367 मीटर है। यानी जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना, तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है ना वह हमारी लगभग 367 मीटर है। यानी सांबर झील की समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना वह अप्रोक्सीमेट 367 मीटर है। तो यह भी आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 367 मीटर है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से
जो राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, वह हमारी यही है, यानी जो हमारी सांबर झील है। तो जो हमारी सांबर झील है ना, तो सांबर झील राजस्थान के अंदर जो खारे पानी है ना, यानी राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, वह हमारी यही है। कौन सी झील? हमारी सांबर झील है, यानी सांबर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगा? तो वह हमारी हो जाएगी सांभर झील, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, वह हमारी सांभर झील है। तो वह हमारी कौन सी झील है? तो वह हमारी सांभर झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी यही है। कौन सी है? हमारी सांभर झील है। उसके बाद आगे क्या है, थोड़ी सी हम स्लाइड को ऊपर की ओर कर लेते हैं। फिर क्या है कि जो कैस्पियन सागर है, यानी जो कैस्पियन सागर है ना, तो कैस्पियन सागर का क्या हो गया? यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो हमारी सांबर है। और अगर हम विश्व के अंदर बात करें, तो विश्व के अंदर खारे पानी की जो सबसे बड़ी जो झील है, वह कौन सी है? वह तो है कैस्पियन सागर है, यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, वह हमारा कैस्पियन सागर है। यानी कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह हमको याद रखना होगा कि खारे पानी की विश्व के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह हमारी है कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, वह हमारी कैस्पियन सागर है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा शाकंभरी माता या फिर देवयानी माता, जिसे तीर्थों की नानी भी कहते हैं, यानी जो हमारी शाकंभरी माता है या फिर जो हमारी कौन सी जो कि हमारी जो देवयानी माता है, इसको किस नामों से जाना जाता है? तो जो हमारी शाकंभरी माता है या जो हमारी शाकंभरी माता है या फिर जो हमारी देवयानी माता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो उसको तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। और जो यह मंदिर है हमारा, तो यह मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर सांबर झील में स्थित है। तो जो यह है, यानी जो यह मंदिर है, तो यह मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर हमारा है ना, यह मंदिर सांबर झील के अंदर स्थित है। कहाँ पर है यह मंदिर? तो यह मंदिर हमारा सांबर झील के अंदर स्थित है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्या हो गया? आगे है कि इसमें क्या है? इसमें नालीसर मस्जिद भी स्थित है। यानी कि जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील के अंदर जो हमारी नालीसर मस्जिद है ना, वह भी यहीं पर स्थित है। यानी जो नालीसर मस्जिद है ना, वह भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर है? यानी यह हमारी सांबर झील के अंदर ही स्थित है। यानी सांबर झील के किनारे पर ही यहाँ हमारी नालीसर मस्जिद भी स्थित है। तो हमको यह अच्छी तरह से याद रखना होगा। फिर है इसमें नमक कियार पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि जो हमारी क्या हो गया कि जो हमारी सांबर झील है, तो इसके अंदर जो नमक है ना, तो इसके अंदर नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? तो जो हमारी झील है ना, सांबर झील है, तो उसके अंदर जो नमक है ना, वह नमक हमारा कियार पद्धति के द्वारा तैयार किया जाता है। किस पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है? तो कियार पद्धति द्वारा इसके अंदर नमक तैयार किया जाता है। फिर क्या है? तो जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील के अंदर किस पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है? तो सांबर झील के अंदर जो कियार पद्धति है ना, तो कियार पद्धति के द्वारा ही हम पर जो है ना नमक तैयार किया जाता है। फिर क्या है? इसमें स्पाइरुला नामक शैवाल पाई जाती है।
यानी जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील के अंदर कौन सी शैवाल पाई जाती है? तो सांबर झील के अंदर हमारी स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाई जाती है। तो सांबर झील के अंदर क्या पाया जाता है? तो सांबर झील के अंदर स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल पाई जाती है, जिसमें 65% क्या होता है? प्रोटीन होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्पाइरुलिना शैवाल है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है? तो उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 65% होती है। तो जो हमारी सांबर नदी है, तो सांबर नदी के अंदर एक शैवाल पाई जाती है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। यानी यहाँ पर स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाई जाती है, जिसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है ना वह 65% है। यानी यहाँ पर 65% प्रोटीन है ना वह स्पाइरुलिना नामक शैवाल के अंदर पाया जाता है। फिर क्या है? इन झीलों को सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित माना गया है। यानी जो हमारी यह झील है ना, यानी जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील को जो सबसे प्राचीन जल विभाजक है ना, तो जल विभाजक पर स्थिर माना जाता है। यानी इस झील को सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थिर माना जाता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। यह झील अकबर जोधा की विवाह स्थली रहा है। यानी जो हमारी सांबर झील है ना, तो सांबर झील जो अकबर और जो जोधा थी ना, अकबर जोधा की जो विवाह स्थली है ना वह यही है। यानी यहीं पर उनकी शादी हुई थी। यानी सांबर झील के किनारे पर ही जोधा और अकबर था ना, उनकी शादी हुई थी। तो जोधा और अकबर की शादी कहाँ पर हुई थी? सांबर झील के किनारे, यही उनका विवाह स्थली है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर और जोधा की जो विवाह स्थली है वह कौन सी है? तो वह हो जाएगी सांभर झील। अकबर और जोधा की जो विवाह स्थली है वह कौन सी है? वह है सांभर झील। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है कि पर्यटन विकास के लिए इसको 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में चयनित किया गया। यानी कि जो हमारी सांबर झील है, ना, इसको पर्यटक विकास के लिए, यानी पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसको? सांबर झील को। तो सांबर झील को क्या किया? सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में चयनित किया गया। यानी जो हमारी सांबर झील है ना, तो सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट के अंदर चयनित किया गया है। यानी पर्यटन विकास के लिए, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? तो इसको 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में इसको चयनित किया गया है। किसके अंदर चयनित किया गया है? तो इसको रामसर साइट के अंदर चयनित किया गया है। फिर क्या है? यहाँ संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिया तथा दादू पंथ की स्थापना की गई। तो क्या हो गया कि यहाँ पर जो संत दादू थे ना, तो संत दादू ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। यानी जो सांबर झील है ना, यहीं पर जो संत दादू दयाल थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। यानी संत दादू दयाल ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ कहाँ पर? यहाँ सांभर झील के किनारे पर क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था तथा दादू पंथ की स्थापना की गई। और किसकी स्थापना की गई? यहाँ पर दादू पंथ की स्थापना की गई थी। यानी संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सांभर झील के किनारे। कहाँ पर दिया? सांभर झील के किनारे। और किसकी स्थापना की? और उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की? उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। फिर क्या है? यहाँ 1960 में हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड एवं 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। कि यहाँ पर 1960 के अंदर
यहाँ पर 1960 के अंदर क्या, यहाँ पर 1960 के अंदर जो हिंदुस्तान साल्ट है ना, यानी 1960 के अंदर यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड एवं 1964 के अंदर सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। यानी यहाँ पर 1960 के अंदर तो हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई और 1964 के अंदर यहाँ पर सांबर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई। यहाँ पर लवणता को कम करने के लिए, यानी यहाँ की जो लवणता है, यानी यहाँ पर जो खारापन है ना, उसको कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी व फिर सोल्वेडो नामक वनस्पतियाँ लगाई जाती हैं। यानी जो इस एरिया की जो लवणता है ना, यानी जो खारापन है उसको कम करने के लिए, यहाँ की जो ज़मीन का खारापन कम करने के लिए यहाँ पर स्वेटा फ्रूटी व फिर सोल्वेडो नामक वनस्पति लगाई जाती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्वेटा फ्रूटी और जो सोल्वेडो वनस्पति है किस काम के लिए आती है, तो वह लवणता को कम करने के लिए काम आती है। उसके बाद है यहाँ कुरंजा पक्षी यानी खिज्जन गाँव। कुंजरा पक्षी क्या हो गया, जो खिज्जन गाँव में पाया जाता है। और राजहंस गुजरात का राज्य पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। यानी यहाँ पर कुरंजा पक्षी जो खिंजर गांव से और जो राजहंस जो गुजरात का राज्य पक्षी है ना, वह यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं वे सांबर झील पर आते हैं। तो कहाँ आते हैं, सांबर झील पर आते हैं, सांभर झील पर आते हैं। फिर क्या है, जो विश्व की जो सबसे खारी झील है वह कौन कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे खारी झील है ना, वह सबसे पहली तो है वोन झील। विश्व की खारी झील के अंदर सबसे पहले कौन सी झील आती है, तो वह आती है हमारी वोन झील, जो कहाँ पर है, जो कि तुर्की के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विश्व की सबसे खारी झील है वह कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे खारी झील है ना, वह वोन झील है। तो विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे खारी झील वोन झील है, जो कि तुर्की के अंदर है और जिसका जो लवणता का प्रतिशत है ना, वह 330% है। यानी जो विश्व की जो सबसे खारी झील है जो कि वोन झील है, तो जो कहाँ पर है, तो वह तुर्की के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, तुर्की के अंदर स्थित। और जिसका लवणता का प्रतिशत वह कितना है, वह 330% है। यानी जो विश्व की जो सबसे खारी झील है कौन सी है, वह हो जाती है वोन झील, जो कहाँ पर है, जो कि तुर्की के अंदर स्थित है। और कितनी प्रतिशत वह लवणता है उसके अंदर, तो उसके अंदर है 330% लवणता है। तो जो विश्व की सबसे खारी झील वह हमारी वोन झील होगी, जो कि तुर्की के अंदर स्थित है और 330% वह खारी है। उसके बाद अगला है हमारा मृत सागर। क्या है हमारा अगला, हमारा हो जाता है मृत सागर। यानी जो 2 नंबर पर जो खारे पानी की जो बड़ी झीलें है ना, वह है मृत सागर। क्या है, मृत सागर, जो कहाँ पर है, तो जॉर्डन के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मृत सागर, जो जॉर्डन के अंदर स्थित है। जो इसका प्रतिशत कितना है, इसका प्रतिशत है 238, यानी 238%। कितना है, 238, 238% इसका है खारापन है। उसके बाद जो अगली है हमारी ग्रेट सोल्ट लेक। यानी जो हमारी ग्रेट सोल्ट लेक है वह कहाँ स्थित है, तो वह हमारी यूएसए के अंदर स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और कितनी है उसका खारापन, उसका खारापन है 220% है। तो उसका खारापन कितना है, उसका खारापन है 220% है। फिर है विश्व के अंदर खारे सागर कौन कौन से हैं, तो विश्व के अंदर जो सबसे पहला खारा सागर है ना, वह हमारा लाल सागर है। तो सबसे पहला खारा सागर कौन सा है, तो सबसे पहला जो खारा सागर है ना, वह लाल सागर है। और कितना प्रतिशत खारा है, वह 33 से लेकर 41% तक उसके अंदर खारापन है। यानी लाल सागर के अंदर क्या है, लाल सागर के अंदर 34 से लेकर 41% तक खारापन है। फिर अगला है हमारा फारस खाड़ी। यानी जो हमारी फारस खाड़ी है ना, तो फारस खाड़ी के अंदर क्या हो गया, फारस खाड़ी के अंदर हमारा 37 से लेकर
38% तक खारापन है। यानी जो हमारी फारस की खाड़ी है, तो फारस की खाड़ी के अंदर जो हमारा है ना, वह हमारा 37 से लेकर 38% तक इसके अंदर खारापन है। फिर उसके बाद आगे हमारा रोम सागर या फिर भूमध्य सागर। अगला हमारा क्या हो गया, अगला जो हमारा सागर है ना, तो अगला जो हमारा सागर है ना, वह हमारा है रोम सागर या फिर जो है हमारा भूमध्य सागर। अगला हमारा क्या हो गया, अगला हमारा हो गया रोम सागर या फिर भूमध्य सागर, जिसका जो खारापन है ना, वह हमारा 37 से लेकर 39% तक है। यानी भूमध्य सागर का जो खारापन है वह कितना है, तो वह 37 से लेकर 39% तक है। तो जो हमने आज सांबर झील पढ़ी है ना, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं, ताकि यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी सांबर झील है ना, यह हमारी कहाँ पर है, तो यह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। यानी सांबर झील हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। जो सांबर झील है ना, तो इसका जो निर्माण है ना, वह वासुदेव चौहान ने करवाया था। यानी जो सांबर झील है, तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। यानी वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया। तो यह किससे स्पष्ट होता है, यह जो बिजोलिया शिलालेख है ना, उससे स्पष्ट होता है कि जो सांबर झील है ना, उसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी सांबर झील है, अगर हम इसकी चौड़ाई पर बात करें, तो सांबर झील की जो चौड़ाई है वह कितनी है, तो सांबर झील की जो चौड़ाई है ना, वह हमारी 3 से 12 किलोमीटर है। और जो इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। यानी जो सांबर झील है ना, तो सांबर झील की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई तो उसकी 3 से 12 किलोमीटर है, और जो उसकी लंबाई है ना, तो इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। और भारत का 8.9% जो नमक का उत्पादन है ना, वह हम ही सांबर झील से ही होता है। यानी भारत के अंदर 8.9% जो नमक का उत्पादन है ना, वह सांबर झील के द्वारा ही करवाया जाता है। फिर क्या है, इसका प्राकृतिक रूप से इसका क्या विस्तार है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील का जो क्या है, यह कहाँ कहाँ पर है, तो यह डीडवाना कुचामन। सबसे पहला तो हो जाता है डीडवाना कुचामन, उसके बाद यह अजमेर के अंदर आती है, उसके बाद यह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है, उसके बाद आती है जयपुर ग्रामीण के अंदर। यानी जो सांबर झील है ना हमारी, यह डीडवाना कुचामन, अजमेर, जयपुर ग्रामीण और साथ ही साथ जयपुर ग्रामीण के अंदर यह नदी बहती है। फिर यह झील है, तो इसके अंदर जो हमारी एक तो हो जाती है रूपनगढ़, और एक हो गई मेंथा, और एक हो गई खारी, और इसी के साथ साथ हो गई खंडेला। ये चारों नदियाँ इसके अंदर आकर गिरती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी सांबर झील है, तो सांबर झील के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती है, तो सांबर झील के अंदर जो सबसे पहले जो हमारी नदी आकर गिरती है ना, वह तो हमारी हो जाती है रूपनगढ़, उसके बाद हो जाती है मेंथा, उसके बाद आ जाती है खारी, और उसके बाद आ जाती है खंडेला। ये नदियाँ यहाँ पर आकर गिरती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इस झील की जो स्थिति, यानी यह जो हमारी झील है ना, तो इस झील की जो स्थिति है ना, वह इस झील की जो स्थिति है ना, वह क्या हो गया, तो वह 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में ही स्थित है। तो क्या हो गया कि यानी जो हमारी यह झील है ना, यानी जो हमारी सांबर झील है, तो यह हमारी 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में ही स्थित है। फिर क्या है, यह जयपुर फुलेरा राजमार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलेरा तहसील के अंदर स्थित है। यानी कि जो सांबर झील है ना,
तो सांभर झील जयपुर फुलेरा राजमार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलोरा तहसील के अंदर स्थित है। फिर अगर हम इसकी ऊंचाई पर बात करें, यानी यह समुद्र तल से 367 मीटर ऊंची है। यानी जो सांभर झील है ना, तो सांभर झील समुद्र तल से लगभग 367 मीटर है। यानी जो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 367 मीटर है। फिर हम बात करें कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, वह हमारी यही सांभर की झील है। तो यहाँ पर भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, वह हमारी हो जाएगी सांभर झील। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, वह हमारी सांभर झील है। फिर अगर हम बात के सागर पर बात करें कि सबसे बड़ा खारा पानी का सागर कौन सा है विश्व के अंदर, तो वह हो जाता है कैस्पियन सागर। यानी कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह तो है हमारी सांभर। अगर विश्व के अंदर बात की जाए तो विश्व के अंदर है हमारा कैस्पियन सागर। तो विश्व के अंदर क्या है, विश्व के अंदर है कैस्पियन सागर। फिर है शाकंभरी माता और जो देवयानी माता है ना, इसको तीर्थों की नानी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए जब कि तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो तीर्थों की नानी शाकंभरी माता या फिर जो हमारी देवयानी माता है ना, इसको तीर्थों की नानी कहा जाता है। और जो इनका मंदिर है ना, तो इनका मंदिर सांभर झील के अंदर स्थित है। यानी जो शाकंभरी माता और जो देवयानी माता है ना, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, इनका मंदिर सांभर झील के अंदर ही स्थित है। फिर क्या है, इसमें नालीसर मस्जिद भी स्थित है। यानी सांभर झील के अंदर जो नालीसर मस्जिद है ना, वो भी स्थित है। यानी इसके अंदर जो नालीसर मस्जिद है ना, वह भी स्थित है। फिर क्या हो गया, इसके अंदर जो नमक है ना, वह क्यार पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जो हमारी सांभर झील है ना, इसके अंदर जो नमक का उत्पादन किया जाता है ना, वह क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। तो किस पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है, तो इसके अंदर जो नमक है ना, वह क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। फिर क्या है, इसमें स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। यानी कि जो हमारी सांभर झील है ना, तो सांभर झील के अंदर जो एक स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल पाया जाता है। यानी यहाँ पर एक स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल पाया जाता है। फिर क्या है, जिसमें 65% क्या होता है, जिसके अंदर 65% क्या होता है, 65% प्रोटीन होता है। यानी जो स्पाइरुलिना नामक जो शैवाल पाया जाता है ना, उसके अंदर 65% क्या होता है, 65% उसके अंदर जो है वो प्रोटीन होता है। फिर क्या है, इस झील को सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित माना जाता है। यानी जो सांभर झील है ना, तो सांभर झील को जो सबसे प्राचीन जो जल विभाजक है ना, सबसे प्राचीन जल विभाजक है ना, उस पर स्थिर माना गया है। फिर जो सांभर झील है ना, तो सांभर झील अकबर और जोधा की विवाह स्थली रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो अकबर और जो जोधा है, अकबर और जोधा की विवाह स्थली कौन सी है, तो अकबर और जोधा की जो विवाह स्थली है ना, वह सांभर झील है। तो सांभर झील क्या है, सांभर झील क्या हो गया, अकबर और जोधा के विवाह स्थली रहा है। फिर क्या है, पर्यटन विकास के लिए इसको 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में चयनित किया गया है। यानी जो पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सांभर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में चयनित किया गया। यानी 1960 के अंदर जो 23 मार्च 1990 के अंदर रामसर साइट के अंदर पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या है, इसको रामसर साइट के अंदर चयनित कर लिया गया। किसको कर लिया गया, सांभर झील को। फिर है, यहाँ संत दादू दयाल के प्रथम उपदेश दिए गए। यानी जो सांभर झील है ना,
तो सांबर झील के अंदर संत दादू दयाल जी ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे और यहाँ पर दादू पंथ की स्थापना की थी। यानी संत दादू दयाल जी ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए और दादू पंथ की यहाँ पर स्थापना की थी। फिर है यहाँ 1960 में हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड एवं 1964 में सांबर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई। कि यहाँ पर 1960 में जो हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड यानी 1960 के अंदर क्या हो गया, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड एवं 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यानी 1960 के अंदर तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और 1964 के अंदर यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। फिर क्या है, फिर हो जाएगा कि लवणता को कम करने के लिए यहाँ पर स्वेडा फ्रूटी व सोल्वेडोर नामक वनस्पति लगाई जाती है। यानी जो सांबर नदी है ना, तो उस नदी के आसपास सबसे ज़्यादा लवणता है, तो उस लवणता को कम करने के लिए वहाँ पर स्वेडा फ्रूटी और फिर सोल्वेडोर नामक जो वनस्पति लगाई जाती है, जिससे कि इसकी लवणता है ना वह कम हो जाए। फिर है यहाँ पर जो कुंजा पक्षी जो खीरंज गांव से और जो राजहंस है वह गुजरात राज्य का पक्षी है, वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो विश्व की सबसे जो खारी झीलें है ना, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। यानी जो विश्व की जो सबसे खारी झील है ना, वह वोन झील है जो कि तुर्की के अंदर है। तो विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, विश्व की सबसे खारी झील वोन झील है जो कि तुर्की के अंदर है। और यहाँ पर एक मर्त सागर है, मर्त सागर है कहाँ पर है, वो जॉर्डन के अंदर है। यहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक है जो कहाँ पर है, जो कि यूएसए के अंदर है। यानी यहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक है जो कि यूएसए के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर विश्व में जो खारे सागर की झील है ना, वह कौन कौन सी है, एक तो है लाल सागर है, एक है फारस की खाड़ी है, एक है रोम सागर या भूमध्य सागर। तो यह यहाँ पर क्या है, विश्व के खारे सागर है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा सांबर झील पर चर्चा की, यानी सांबर झील क्या कुछ है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि किसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर है, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। यानी जो झीलों का अध्ययन है ना, तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि झीलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो झीलों का जो अध्ययन है वह लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी क्या हो गया, यानी झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहलाते हैं। फिर है राजस्थान में जो सर्वाधिक झीलें है वह कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक झीलें है ना, वह हमारी उदयपुर के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक झीलें है ना, वह उदयपुर के अंदर है। और जो भारत में जो सर्वाधिक झीलें हैं वह कहाँ है, भारत के अंदर जो सर्वाधिक झीलें है ना, वह हमारी कहाँ पर होगी, तो भारत के अंदर जो हमारी सर्वाधिक झीलें है ना, वह हमारी हो जाती है, भारत के अंदर सर्वाधिक जिले श्रीनगर के अंदर। तो भारत के अंदर सर्वाधिक जिले कहाँ है, श्रीनगर के अंदर है। फिर विश्व में जो सर्वाधिक जिले हैं वह कहाँ है, तो विश्व के अंदर जो सर्वाधिक जिले हैं ना, वह हमारी फिनलैंड के अंदर स्थित है। यानी विश्व के अंदर सर्वाधिक जिले कहाँ है, तो विश्व के अंदर जो सर्वाधिक जिले हैं ना, वह हमारी फिनलैंड के अंदर स्थित है। फिर क्या है, फिर है कि जो हमारा राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर हमारी दो प्रकार की झीलें पाई जाती है। तो वे दो प्रकार की झीलें कौन कौन सी हैं, पहली तो है खारी झीलें और दूसरी है मीठी झीलें। यानी खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। इस प्रकार राजस्थान के अंदर दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है ना, तो आज हमने सांबर झील पर चर्चा की। यानी सांबर झील क्या है, कौन सी झील है, खारे पानी की झील है, कहाँ से निकलती है, क्या इसके अंदर का खास से क्या कुछ है, तो उन सभी पर आज हमने चर्चा की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।